गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने सरल आवर्त गति की मूलभूत राशियों के व्यंजक और ग्राफ को समझा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सरल आवर्त गति या सरल आवर्ती दोलक के कुछ उदाहरणों को प्रारंभ करेंगे। हमारे पास मूल परिभाषा के अंदर ऐसा कोई भी दोलक जिसका विस्थापन इस समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, वो SHM है, वो सरल आवर्त गति है। ये हमारा मूलभूत आधार है। यानी हम जिस भी दोलक की गति समीकरण की बात करेंगे, यदि वह गति समीकरण इस अवकल समीकरण को सेटिस्फाई करती है तो हम उसे सरल आवर्ती दोलक कहेंगे। यहाँ हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। सबसे पहले स्प्रिंग ब्लॉक निकाय के अंदर हम एक बहुत साधारण सी अवस्था को काम में लेते हैं। मान लीजिए एक स्प्रिंग से m द्रव्यमान का एक पिंड जुड़ा हुआ है जहां स्प्रिंग नियतांक k है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है और m द्रव्यमान का एक पिंड जुड़ा है और यह घर्षण रहित सतह पर है, तो हम देखते हैं कि अगर इसको माध्य अवस्था से x तक विस्थापित करेंगे तो यह टू एंड फ्रो मोशन करेगा। आप इस द्रव्यमान को खींच के छोड़ दीजिए, आप पाएंगे कि यह द्रव्यमान आगे जाएगा, पीछे आएगा, ये लगातार एक दोलनी गति करेगा। क्या यह दोलनी गति सरल आवर्त गति है? इसके लिए हम यहाँ पर इसको गणितीय रूप से विवेचना करेंगे। तो अगर किसी x विस्थापन पर देखें तो हुक के नियम से इसमें जो प्रत्यानयन बल होगा वो होगा -kx, जहाँ k स्प्रिंग नियतांक है, f प्रत्यानयन बल है और x विस्थापन है। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं m d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू -kx या d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू -k बाय mx। यहाँ से कंपेयर कर लें, यह हमारे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। आप देख लें d2x बाई dt स्क्वायर माइनस, किंतु यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का मान कितना है? k बाय एम, यानी ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाय एम आ जाएगा। अर्थात यह SHM है। यानी सिंपल एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। इस सरल आवर्त गति के आवर्तकाल की बात करें तो इसका आवर्तकाल होगा 2 पाई बाय ओमेगा या 2 पाई रूट m बाय k। फर्स्ट साइड से ऐसा लगता है कि ये तो हमने पुराने टॉपिक को रिपीट किया। हमने वहाँ पहले जब पढ़ा था तब वहाँ पर के बल नियतांक लिया था, मैंने वहाँ भी स्पेसिफाई किया था कि वो हमने एक जनरलाइज रिलेशन डिड्यूस किया है। ये स्पेसिफिक रिलेशन है, ठीक है। दोनों में सिमेट्री है, कि वहाँ पर भी था, यहाँ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिक्स में, पूरी साइंस में सिमिलर से सिंबल्स होते हैं। यहाँ के स्प्रिंग नियतांक है, वहाँ हमने बल नियतांक की बात की थी। कैपिटल के हमारा गतिज ऊर्जा होता है, तो कई बार हमारे वेरिएबल मिलते जुलते होते हैं। तो फर्स्ट साइड से ऐसा लगता है कि ये वही पार्ट है लेकिन ये सेपरेट है। हम इस आधार पे कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्यानयन बल इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, जिसकी कंपैरिजन से ओमेगा का मान रूट k बाय एम आता है, तो इसका आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई रूट k बाय एम आएगा। यह है स्प्रिंग ब्लॉक निकाय, अतः एक सरल आवर्ती दोलक है। अब स्प्रिंग ब्लॉक निकाय में ही हम ऊर्ध्वाधर रूप से लटके हुए स्प्रिंग ब्लॉक निकाय की बात करते हैं। यहाँ आपको कुछ परिवर्तन महसूस होगा। मान लीजिए एक ये स्प्रिंग है जिसकी लंबाई L है। देखिए वहाँ पर स्प्रिंग की लंबाई को मैंने कंसीडर नहीं किया था, आवश्यकता यहाँ भी नहीं पड़ेगी, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा समझे कि एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई L है। अगर आप इस स्प्रिंग से कोई m द्रव्यमान को लटकाते हैं तो आप पाएंगे कि m द्रव्यमान की ग्रेविटी के कारण
इसके अंदर माध्य अवस्था से कुछ विस्तार हो जाएगा। इस साम्यावस्था में देखें तो इसकी लंबाई में L की वृद्धि हुई है। तो इस साम्यावस्था की अवस्था में नीचे की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह इस लंबाई के कारण जो प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर लग रहा है उससे बैलेंस होगा। अर्थात इस साम्यावस्था के अंदर mg विल बी इक्वल टू kl। नाउ इसके दोलन के पॉइंट देखते हैं। अगर हम इस द्रव्यमान को हल्का सा यहाँ से विस्थापित कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर विस्तार हो गया L प्लस एक्स। ध्यान रखिएगा इस वक्त mg अब भी नीचे की ओर कार्यरत है, यानी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वापस समझ लें। मैंने एक आदर्श स्प्रिंग L लंबाई है, क्या स्प्रिंग नियतांक है, इससे m द्रव्यमान का एक पिंड लटकाया है, एक ब्लॉक लटकाया है। जैसे ही मैंने इसको हैंग किया आप देखें बहुत धीरे से हमने किया जिससे कि ये गति में नहीं आए, तो इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। मान लीजिए वो लंबाई में वृद्धि L है तो साम्यावस्था में mg इक्वल टू kl होगा। अब इस साम्यावस्था से मैं इस द्रव्यमान को थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ। आपने मान लीजिए नीचे की तरफ मान लीजिए y विस्थापन तक इसको खींच दिया। अब जब आप इसमें y विस्थापन तक खींचेंगे तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि ये दोलन थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यानी अब ये ऊर्ध्वाधर के अंदर दोलनी गति करेगा। हमारा प्रश्न पुनः वही है कि क्या यह दोलन सरल आवर्त गति है? अगर है तो इस समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे ही हमने इसको विस्थापित किया, इस विस्थापन के समय अब इस पे जो नेट बल कार्यरत होगा उसको देखें। अगर मैं नेट बल की बात करूं तो नीचे की तरफ mg कार्यरत है और ऊपर की तरफ हुक्स लॉ से हमारा बल होगा L प्लस वाई, यानी इस निकाय पर जो कुल बल है वो हो गया mg माइनस k L प्लस वाई। मैं यहाँ पर साम्यावस्था से mg इक्वल टू kl का मान यहाँ पर रख दूँ तो ये हो जाएगा kl माइनस kl माइनस ky। आप देखिए kl और kl कैंसिल हो गया तो नेट बल हो जाएगा माइनस ky। हम जानते हैं नेट बल m d2x बाई dt स्क्वायर होता है। पुनः आप चेक कर सकते हैं कि हमारे इस ब्लॉक की गति समीकरण ने कहीं ना कहीं सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण के तुल्य रूप में आ गया है, जहाँ पुनः ओमेगा स्क्वायर का मान k बाई एम अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू k बाई एम का रूट, यानी इसका आवर्तकाल 2 पाई रूट m बाई k होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग ब्लॉक निकाय चाहे वो क्षैतिज में हो चाहे ऊर्ध्वाधर में हो, आदर्श अवस्था में एक सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है, जिसका आवर्तकाल चाहे क्षैतिज था तब भी 2 पाई रूट m बाई k है और ऊर्ध्वाधर में भी t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k है। सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि ऊर्ध्वाधर के अंदर आवर्तकाल g पर निर्भर नहीं कर रहा है, न ही किसी कोण पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब अगर एक स्प्रिंग को मैं क्षैतिज रखूं, ऊर्ध्वाधर रखूं या किसी इंक्लाइंड प्लेन पे भी रख दूं, तीनों ही अवस्था में उसका आवर्तकाल समान होगा। उसका आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर है, स्प्रिंग नियतांक पर निर्भर है, किंतु गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर नहीं है। और यही एक महत्वपूर्ण परिणाम है जिससे हम ये कहते हैं कि जो घड़ियाँ हमारी स्प्रिंग आधारित होती है वह अंतरिक्ष यान रॉकेट के अंदर भी सही समय देती है, वह किसी अन्य ग्रह पे जाती है तो भी सही समय देती है, क्योंकि उनका आवर्तकाल g पर निर्भर नहीं करता है। तो ये पहला टॉपिक हमने लिया कि जो एक स्प्रिंग ब्लॉक निकाय है वो आदर्श अवस्था में एक सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। इसके दूसरे हिस्से में हम स्प्रिंगों के संयोजन की बात करेंगे। मैं पुनः आपको एक बात बता दूं कि स्प्रिंग ब्लॉक निकाय का ओरिएंटेशन किसी भी तरह का हो, चाहे क्षैतिज हो, ऊर्ध्वाधर हो, किसी नत्तल पे हो,
तीनों ही अवस्था में उसका आवर्तकाल जी पर निर्भर नहीं है। दूसरी बात, वह किसी नत्तल के कोण पर निर्भर नहीं है, वह केवल और केवल एम और के अर्थात द्रव्यमान एवं स्प्रिंग नियतांक पर निर्भर है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा स्प्रिंगों संयोजन। सबसे पहले हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने दो स्प्रिंगें ली, एक का स्प्रिंग नियतांक K1 और एक का स्प्रिंग नियतांक K2 है, और एक द्रव्यमान M से इनको लटका दिया। ये इनका समांतर क्रम संयोजन है। इस अवस्था में दोनों स्प्रिंगों में जो वृद्धि होगी, जो लंबाई में वृद्धि होगी, जो प्रसार होगा वह समान होगा। यानी पहली वाली अगर इसके अंदर y का प्रसार हो रहा है तो इसमें भी प्रसार कितना होगा, y। और इस कारण कुल प्रत्यानयन बल हो जाएगा -K1y माइनस K2y, अर्थात F इज इक्वल टू -K1 प्लस K2y। स्पष्ट है कि हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू -KY, जहाँ K तुल्य स्प्रिंग नियतांक है। यानी जब समांतर क्रम में हम स्प्रिंगों को जोड़ते हैं तो वहाँ स्प्रिंग नियतांक जुड़ जाते हैं। यानी अगर दो स्प्रिंग ली जिनका स्प्रिंग नियतांक K1 व K2 है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा तो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक K1 प्लस K2 होगा। मान लीजिए मैंने 5 स्प्रिंग ली, उनको समांतर क्रम में जोड़ा तो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 होगा। यानी समांतर क्रम में स्प्रिंगों को जोड़कर हम प्रभावी स्प्रिंग नियतांक बढ़ा सकते हैं। इसका उपयोग हम सस्पेंशंस में करते हैं, व्हीकल्स के सस्पेंशन में करते हैं। जहां हम ज़्यादा कैपेसिटी लेना चाहते हैं तो वहाँ स्प्रिंगों को बढ़ा देते हैं। इसका उपयोग अन्य स्थान पर भी आता है, अभी हमारे स्कोप के बाहर है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समांतर क्रम में प्रभावी स्प्रिंग नियतांक बढ़ता है। अगर मान लीजिए मेरे पास n स्प्रिंग्स हैं, प्रत्येक का स्प्रिंग नियतांक K है, तो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा K प्लस K प्लस K प्लस कुल n टर्म्स, यानी प्रभावी स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा Nk। जब भी हमें स्प्रिंगों का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक बढ़ाना है तो हम उन स्प्रिंगों का समांतर क्रम संयोजन कर देते हैं। इस तरह से प्रभावी स्प्रिंग नियतांक बढ़ जाता है। दूसरे तौर पे हम बात करेंगे, और इसके कारण, माफ़ी चाहूँगा इसके पहले, अब इसके आवर्तकाल पे देखें तो इसका आवर्तकाल √m/k इफेक्टिव होगा। तो दो स्प्रिंग की अवस्था में इसका आवर्तकाल हो जाएगा K1 प्लस K2। निश्चित समांतर क्रम में जोड़ने पर स्प्रिंग का आवर्तकाल घटेगा, यानी उसकी दोलन का जो आवर्तकाल है वो घटेगा। तो जहाँ पर हमें सस्पेंशन में काम में लेना है वहाँ इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। अगर हम दो स्प्रिंगों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, मान लीजिए एक ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक K1 है और ये दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक K2 है। जब इनको m द्रव्यमान के एक ब्लॉक लटकाया जाता है तो श्रेणी क्रम के अंदर, क्योंकि एक ये आदर्श स्प्रिंग है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर तनाव समान होगा। तनाव समान का मतलब प्रत्यानयन बल समान है किंतु विस्तार अलग अलग होगा। तो अगर पहली स्प्रिंग में बात करें तो पहली स्प्रिंग में होगा -K1/1 और दूसरे के अंदर होगा -K2/2, यानी प्रभावी विस्थापन दोनों का योग के इक्वल होगा। और आप निकाल सकते हैं कि प्रभावी विस्थापन हो जाएगा F/K1 माइनस F/K2। F कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन ले लें तो प्रभावी K आ जाएगा 1/K1
प्लस 1/k2, अर्थात दो स्प्रिंगों को जब समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो प्रभावी k घट जाता है, यानी स्प्रिंग की स्टिफनेस घट जाती है। और इसका जो आवर्तकाल आएगा वो आएगा 2π√m/k, अर्थात इस अवस्था में आवर्तकाल बढ़ जाता है, यानी स्प्रिंगों के श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रभावी स्प्रिंग नियतांक घटता है और आवर्तकाल बढ़ता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में स्प्रिंगों का स्प्रिंग नियतांक बढ़ता है और आवर्तकाल घटता है। मान लीजिए मेरे पास n स्प्रिंग है जिनमें से प्रत्येक का स्प्रिंग नियतांक k है, तो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक आप निकाल के देख सकते हैं k/n होगा। न्यूमेरिकल और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हमारा सरल आवर्त गति के उदाहरणों में पहला उदाहरण था स्प्रिंग ब्लॉक निकाय। शॉर्ट में हम कह सकते हैं एक स्प्रिंग ब्लॉक निकाय किसी भी ओरिएंटेशन में रखा जाए वह सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है। उसका आवर्तकाल g पर निर्भर नहीं करता है, उसका आवर्तकाल ब्लॉक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, स्प्रिंग नियतांक पर डिपेंड करता है। जब स्प्रिंगों का संयोजन करते हैं तो दो या दो से अधिक स्प्रिंगों के समांतर क्रम संयोजन करेंगे तो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक बढ़ेगा, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रभावी स्प्रिंग नियतांक घटेगा। अब मैं सरल आवर्ती दोलक के उदाहरण के क्रम में दूसरा उदाहरण लेता हूँ, सिंपल पेंडुलम या सरल दोलक। हमारी हेडिंग होगी सिंपल पेंडुलम या सरल दोलक, जिसका सामान्यतः हम ज़्यादातर उदाहरण देते आते हैं। सरल दोलक एक हल्की रस्सी सरल दोलक क्या है? आप देखिए, सरल दोलक बेसिकली एक हल्की रस्सी से जब एक पिंड को लटकाया जाता है और इसको साम्यावस्था से थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं तो इस तरह का दोलन हमारा सरल दोलक कहलाएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों ने कक्षा 11 में प्रयोग किया होगा, जहाँ लैब के अंदर हम एक बिल्कुल हल्की सी डोरी लेते हैं और नीचे एक द्रव्यमान बॉब लटका देते हैं, उसको साम्यावस्था से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं तो उसके दोलनों का हम अध्ययन करते हैं। यह सरल दोलक कहलाता है। ये सरल दोलक की गति क्या सरल आवर्ती है या नहीं है? पुनः अगर ये सरल आवर्ती है तो इसका गति समीकरण हमारे सरल आवर्ती गति के लिए आवश्यक अवकल समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। हमने यहाँ पे डिस्कशन पे लेते हैं, मान लीजिए इसकी लंबाई L है, ये कोई छत से लटकाया हुआ एक या किसी फिक्स स्टैंड से L लंबाई का तार या हल्की रस्सी से M द्रव्यमान के एक बॉब को लटकाया है। मान लीजिए इसको हम साम्यावस्था से थीटा कोण पर विस्थापित करते हैं। जब इसको थीटा कोण पर विस्थापित करेंगे तो इस समय इसका भार नीचे की तरफ कार्यरत होगा और रस्सी में तनाव फिक्स बिंदु की ओर होगा। अगर मैं इस mg के दो घटक ले लूं तो एक घटक आ जाएगा mg cos थीटा, दूसरा आ जाएगा mg sin थीटा। यहाँ से आप देखिए कि इस पे जो प्रत्यानयन बल कार्यरत है वो mg sin थीटा है, जबकि यह है mg cos थीटा। क्योंकि रस्सी की लंबाई की दिशा में किसी भी तरह का दोलन या मोशन नहीं हो रहा, किसी तरह की गति नहीं हो रही है, तो रस्सी का तनाव mg cos थीटा से बैलेंस हो जाएगा और नेट प्रत्यानयन बल हो जाएगा
माइनस एम जी साइन थीटा। यहां पर ये प्रत्यानंद बल होगा माइनस एम जी साइन थीटा। अब देखिए यहां पर जब हम दोलन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये उदाहरण गलत है, क्योंकि ये सरल दोलक नहीं है, ये रिजिड ऑक्सीलेटर है या दृढ़ दोलक है। किंतु आप इस दोलन को देखें तो यहाँ पर जो गति है वो कोणीय गति है, और कोणीय गति के अंदर हमें समीकरण टॉर्क में लेनी होती है, अर्थात बल आघूर्ण में लेनी होगी, क्योंकि कोणीय गति के अंदर हम विस्थापन कोण में लेंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें ओ बिंदु के सापेक्ष अगर मैं टॉर्क की बात करूं, ओ के सापेक्ष बल आघूर्ण लेता हूं, तो मेरे पास बल आघूर्ण आर परपेंडिकुलर इंटू एफ होता है, यानी लंबवत दूरी गुणा बल। यहाँ पर एम जी कॉस थीटा का टॉर्क 0 होगा क्योंकि वो ओ से पारित हो रहा है, लेकिन जो दूसरा बल है माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस इसलिए लिया है कि जिधर थीटा बढ़ रहा है बल उससे विपरीत दिशा में, थीटा और की दिशा से बल की दिशा विपरीत है, तो इसकी लंबवत दूरी एल है जो कि रस्सी की लंबाई है। तो मेरे पास ये बन जाएगा एल एम जी साइन थीटा, अर्थात माइनस एम जी एल साइन थीटा। हम ये भी जानते हैं टॉर्क आई अल्फा के इक्वल होता है। आई जड़त्व आघूर्ण है, आई क्योंकि यहाँ पर केवल एक पिंड है जिसका जड़त्व आघूर्ण देखना है, उसका जड़त्व आघूर्ण होगा एम एल स्क्वायर। एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण नियत बिंदु ओ के सापेक्ष होगा एम एल स्क्वायर, और एल्फा अर्थात कोणीय त्वरण ये होगा डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। अगर ये सारे मान मैं यहाँ उपयोग करूँ तो मेरे पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एम और एल कैंसिल हो जाएगा, तो इस समीकरण को रीएडजस्ट करता हूँ तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस जी बाय एल साइन थीटा। हमारी सरल आवर्त गति की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, आप याद करें डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर सिमेट्री से कोणीय दोलनों के लिए या कोणीय विस्थापन के लिए इसको लिखें तो ये होनी चाहिए डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों समीकरण की हम तुलना करते हैं, क्या ये सरल आवर्त गति है? नहीं, ये दोलनी गति है लेकिन सरल आवर्त गति नहीं है। ये सरल आवर्त गति तभी ही हो सकती है जब साइन थीटा का मान थीटा के तुल्य हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सामान्यतः 11th क्लास में जब हम प्रयोग करते हैं, मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि वे साम्यावस्था से जो हमारा बॉब है उसे काफ़ी दूर तक ले जाते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। सॉरी, वो दोलक दोलनी गति तो कर रहा है लेकिन सरल आवर्त गति नहीं कर रहा है। अगर हमें सरल आवर्त गति की बात करनी है तो ये सरल आवर्त गति तभी होगी यदि थीटा अल्प हो, ऐसा अल्प हो कि हम साइन थीटा को क्या लिख दें? थीटा। ये कब संभव है? साइन थीटा का मान थीटा कब हो सकता है? जब थीटा का मान बहुत कम हो, सामान्यतः 0 से 10 डिग्री। यानी अगर आप एक दोलक में सरल आवर्ती दोलन देखना चाहते हैं तो उसका अधिकतम विस्थापन 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो सामान्यतः हम गलती करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये शर्त पूरी होती है कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा है, यानी अल्प कोण विस्थापन है, तो ये समीकरण बन जाएगी डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस जी बाई एल थीटा। आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड समीकरण जो भी इक्वेशन है उसके इक्विवेलेंट है, जहाँ कंपैरिजन करके हम ओमेगा स्क्वायर का मान जी बाई एल या ओमेगा का मान रूट जी बाई एल ज्ञात करते हैं। इससे हमारा सरल दोलक का आवर्तकाल आ जाता है 2 पाई रूट एल बाय जी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सरल दोलक की गति भी सरल आवर्त गति होगी, लेकिन किंतु
कब? जब उसका विस्थापन अल्प हो। यानी सरल दोलक एक रस्सी से एक द्रव्यमान लटका हुआ है, उसको साम्यावस्था से अल्प विस्थापित करेंगे तो ही उसके दोलन सरल आवर्ती है, अन्यथा वह दोलनी गति जरूर है लेकिन सरल आवर्ती गति नहीं है। सरल आवर्ती गति की महत्वपूर्ण शर्त है उस अवस्था के अंदर उसका जो आवर्तकाल आता है वह है 2π√L/g। यहाँ देखने की बात है कि सरल आवर्ती दोलक जो हैं उनका आवर्तकाल g पर निर्भर करता है। यानी अगर हम एक दोलक को भारीनता की अवस्था में ले जाएं, मान लीजिए रॉकेट में ले जाएं, तो वहाँ आवर्तकाल अनंत हो जाएगा क्योंकि g का मान 0 होता है। मान लीजिए हम एक सरल दोलक को चंद्रमा पर ले जाएं, जहाँ g का मान पृथ्वी के g के मुकाबले कम है, मैं मान पे नहीं जाता, तो वहाँ आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो जो दोलक पर आधारित घड़ियाँ होती है उनका आवर्तकाल g पर निर्भर है, इसलिए स्थान के से परिवर्तन के साथ, ग्रह परिवर्तन के साथ, गति के परिवर्तन के साथ t परिवर्तित होता है। और यही कारण है कि अंतरिक्ष यान या अन्य ग्रह पर जाने वाले यानों के अंदर जो घड़ियां काम में ले जाती है उनमें स्प्रिंग प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि स्प्रिंग आधारित घड़ियों का आवर्तकाल g पर निर्भर नहीं करता। लेकिन स्प्रिंग आधारित घड़ियों का द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, इसका द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। एक सरल दोलक का आवर्तकाल बॉब के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इस तरह से आज के इस व्याख्यान में मैंने सरल आवर्ती दोलक के 2 उदाहरण आपको कराए हैं। पहला स्प्रिंग ब्लॉक निकाय, आदर्श अवस्था में एक स्प्रिंग ब्लॉक निकाय की गति सदैव सरल आवर्त गति है। दूसरा सरल दोलक या सिंपल पेंडुलम, अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो इसका दोलन तभी सरल आवर्त गति है जब इसका विस्थापन अल्प हो, यानी कोणीय विस्थापन इस सीमा में हो जिससे साइन थीटा इक्वल टू थीटा रख सके। डिग्रीज में बात करें तो लगभग 10 डिग्री से अंदर। तो यह आज का मेरा टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।